नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्यव्यवस्था के प्रथम अध्याय भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भागों में विभक्त कर देख सकते हैं। पहला है भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और दूसरा भाग है भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत। प्रस्तुत वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसको देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास में दो एक्ट्स का अध्ययन किया, जिसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रस्तुत वीडियो में हम चार्टर एक्ट्स का अध्ययन करेंगे जो ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर पारित किए गए। प्रत्येक 20 वर्ष की अवधि के पश्चात एक नया चार्टर एक्ट आता था, जैसे चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। प्रस्तुत वीडियो में हम इन चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे। चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को आने वाले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने तरीके से प्रशासन ना करे। समस्त नियमों विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। इसके पश्चात चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। भारतीय राज्यों से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियाँ बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। अर्थात ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों के द्वारा लागू की गई विधियाँ अमान्य होंगी, अर्थात वो विधि लागू ही नहीं कर सकती। कंपनी को गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसके लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान रखा गया। इस एक्ट के माध्यम से ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इसके पश्चात चार्टर एक्ट 1833, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चार्टर एक्ट 1833 प्रशासनिक केंद्रीयकरण के मार्ग में एक निर्णायक कदम साबित हुआ। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया तथा नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम अर्थात एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना शुरू करने के प्रयास किए गए। अधिनियम की धारा 87 में कहा गया कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के माध्यम से 1843 में भारत से दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में चार्टर एक्ट 1853 अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। 1793 से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम भारतीय प्रशासनिक विकास एवं भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य करना प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। इस अधिनियम के इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रावधान हैं, जैसे बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। तो इस प्रकार हमने विभिन्न चार्टर अधिनियमों के द्वारा यह देखा कि भारत के संवैधानिक विकास में ये चार्टर एक्ट किस प्रकार उपयोगी साबित हुए। धन्यवाद।